Hello everyone, my name is Amber Gothi and I am here to take your class of financial accounting. And today our subject is basically bills of exchange and promissory notes. So here we will see the concept and the accounting treatment of bills of exchange and promissory notes. So let's start with the topic. Now, first we have to see what is bills of exchange, because we can only do the accounting when we get to know what is bills of exchange. So according to law, according to section 5 of the Negotiable Instruments Act 1881, now bill of exchange has been defined in a Negotiable Instruments Act 1881, and here it is defined that it is an instrument in writing. So ये एक instrument है जो कि writing में है. Now, let me give you an example of a bill of exchange. Now, suppose if there is a person, Mr. A, right? Mr. A sells the goods to Mr. B. So, as you know, that Mr. B will be the debtor of Mr. A, correct? Now, Mr. A wants the money should be paid to him immediately. But Mr. B doesn't have enough funds. So Mr. B has suggested to Mr. A कि आप एक बिल बना लो, आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट करो. अब अगर वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट करेंगे तो उससे क्या होगा? आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि मिस्टर ए जो है वो एक बिल बनाएंगे, दैट मीन्स एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसके अंदर मिस्टर ए ये सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे कि भाई मिस्टर बी ने मेरे से गुड्स परचेज करे. सपोज टुडे इज 2 सेकेंड ऑफ सितंबर को मेरे से गुड्स परचेज किए गए. ठीक है, उसके बाद 10,000 रुपीज के परचेज किए गए एंड देन ही विल पे मी आफ्टर 3 मंथ्स. इस तरीके से मिस्टर ए मिस्टर ए बिल बना रहे हैं, राइट? मिस्टर ए will make this bill and Mr. A will sign. Now, after that, what will happen? This bill will be forwarded to Mr. B. Mr. B के पास ही बिल जाएगा for the acceptance. Yes, for the acceptance. वरना तो आप एक बात बताओ कि I can make the bill to anyone कि भाई ये मेरे को इतने रुपीज देंगे, ये मुझे इतने रुपीज देंगे, करेक्ट? तो मिस्टर बी के पास एक्सेप्टेंस के लिए जाएगा और जब मिस्टर बी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे then only it will be treated as a legal document. It will be treated as a legal document, correct? So Mr. B जब accept कर लेंगे then it will be treated as a legal document. Now Mr. A को अगर ये मनी जो है वो अभी चाहिए तो मिस्टर ए हैव मेनी ऑप्शंस. मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी का वेट भी कर सकते हैं तो 3 मंथ्स, और उसके बाद वो ये इस बिल का अमाउंट रिसीव कर लेंगे. फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन is कि मिस्टर बी कैन गो टू द बैंक ऑल्सो. मिस्टर ए Mr. A can go to the bank also, or bank will give the amount to Mr. A. यानी कि बैंक आज ही, यानी कि 3 मंथ्स के बाद नहीं, बैंक आज ही मिस्टर ए को अपना ये जो बी आर का जो अमाउंट होगा, बी आर मतलब बिल्स रिसीवेबल, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट बैंक जो है वो मिस्टर ए को पे कर देंगे. और उसके बाद क्या होगा सर? फिर बैंक को क्या फायदा होगा? बैंक को ये फायदा होगा that if the bill is of 10,000, the bank will pay 9,000 or 9,500, यानी कि 500 और 1,000 का बैंक will get benefit. Bank will deduct this amount as discounting charges. तो बैंक जो है वो डिस्काउंटिंग चार्जेस के तौर पर ये अमाउंट डिडक्ट करेंगे एंड बैंक
इतना, सपोज 9,000 विल पे टू मिस्टर ए। अब ए को 9,000 रुपीज मिल गए, करेक्ट। बैंक को 1,000 एक्स्ट्रा मिल गए। और बी को 3 मंथ्स के बाद बैंक विल गो टू मिस्टर बी, और बैंक बी को बोलेंगे कि नाउ गिव मी दिस 10,000 रुपीज, जो कि इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा है, एंड बी विल गिव द 10,000 टू बैक। तो यू कैन सी कि एवरीबडी विल गेट बेनिफिट। ए को अभी मनी मिल गया, बैंक को बेनिफिट मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, एंड मिस्टर बी को टाइम मिल गया टू arrange the money, arrange the funds. So this is a practical scenario of bills of exchange. Bills of exchange का ये एक practical scenario है। तो अगर हम बात करें कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, नाउ यू विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, करेक्ट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, ये एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग। दिस इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। नाउ अब इसके अंदर ये क्या लिखा है, ये अनकंडीशनल ऑर्डर है। अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो, अब ए ने बनाया बिल, करेक्ट, ए ने बिल बनाया था, तो ए इज गिविंग एन ऑर्डर, ए इज गिविंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। क्या कोई कंडीशन है? क्या कोई ए ये बता रहा है कि जब बी के पास डिपॉजिट आएगा, फंड्स आएगा, देन ओनली बी विल गिव द मनी टू ए? नो, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यानी कि जो आपका ए है वो एक अनकंडीशनल ऑर्डर दे रहा है इसको, बी को, एंड इट इज साइंड बाय द मेकर। अब यहाँ पर मेकर कौन था? यहाँ पर मेकर कौन होगा? यहाँ पर जो मेकर है वो हमारा कौन होगा यहाँ पर मेकर? ए, मिस्टर ए विल बी द मेकर। ही इज मेकिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ए जो है वो मेकर है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन कौन है यहाँ पे? बी। यहाँ पर सर्टेन पर्सन है बी, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कि एक सर्टेन सम है जो कि पे कर रहे हैं। जो हम सर्टेन सम है ना भाई, सर्टेन का मतलब क्या होता है? विच इज डिफाइंड, यानी कि जिसका अमाउंट है, यानी कि अमाउंट कितना है? 10,000। ऐसा नहीं है कि अमाउंट विल चेंज ना। सो सर्टेन सम का मतलब है कि जो कि एक करेक्ट अमाउंट है, अप्रोक्सीमेट नहीं है, एक बिल्कुल डिटर्मिन्ड अमाउंट है। ओनली, सिर्फ और सिर्फ किसको देंगे? टू अ सर्टेन पर्सन, यानी कि किसी सर्टेन पर्सन को, यानी कि बी हो गया। और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, यानी कि बी का ऑर्डर भी मिल सकता है हमें। क्या मिल सकता है? बी का ऑर्डर। दैट मीन्स कि बी कैन से ना कि यार कि मतलब, सॉरी, टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? ए, सॉरी, यहाँ पर ए आएगा, बिकॉज आपको सर्टेन सम ऑफ मनी देनी है किसको? टू सर्टेन पर्सन, मतलब ए को देनी है, या टू द ऑर्डर ऑफ ए। अब सपोज ए ने बी से गुड्स देकर, ए ने बी से मनी रिसीव करनी है ना। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई सी है, वो क्रेडिटर है, ठीक है, वो क्रेडिटर है। सो ए हैज टू गिव मनी टू सी ऑल्सो। तो ए कहेगा बी को, ए कैन से दिस टू बी, दैट डोंट पे टू मी, पे टू सी। ओके, तो यानी कि पे डायरेक्ट टू सी। इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन मीन्स कि ए के ऑर्डर पर भी किसी और को भी पेमेंट हो सकती है। और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज दिस बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? बियरर मीन्स कि जिसके पास हो, जो आपके पास जो नोट होता है, दैट मीन्स यू हैव 10 रुपीज नोट, 20 रुपीज नोट, दिस इज बियरर। बियरर मीन्स कि जिसके पास भी वो होता है, उसी का ही वो नोट होता है, उसी की वो मनी होती है। तो दैट मीन्स बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मीन्स दैट द पर्सन हु हैज that instrument will also have a right to get the money. क्लियर? सो अगर अब हम बात करें, इफ वी कैन रिवाइज इट,
सो इट इज बेसिकली सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या कहता है, दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जो कि राइटिंग में होगा, और इट इज कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर which will be paid to the which will be signed by the maker, directing a certain person that you have to pay a certain sum to the certain person or to the order of certain person and or to the bearer of the instrument. So this was the definition of bills of exchange. I hope ये clear हो गई होगी. Now we come to the second aspect of the bills of exchange. इसमें क्या है that bills of exchange का मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो दैट वाज अ लॉ लैंग्वेज. अगर हम सिंपल टर्म्स में उसकी बात करें, सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन एक्सेप्टेंस, ये एक एक्सेप्टेंस है टू पे द स्टेटेड अमाउंट, यानी कि जो भी स्टेटेड अमाउंट है दैट इज 10,000 टू अनदर पार्टी ऑन डिमांड ऑन द ड्यू डेट, यानी कि जब भी डिमांड किया जाएगा, डिमांड मतलब दैट ऑन द मेच्योरिटी डेट, जब भी होगा ड्यू डेट पर वो पैसा वापस किया जाएगा. What are the parties involved? Now, Abhi, we have seen an example. Usme, in that example, Mr. A and Mr. B was there. Now, Mr. A has made the bill, right? So, Mr. A कौन है? Mr. A है drawer, DRAWER. Mr. A is drawer. So, the person who makes the order, यानी कि जो order बनाते हैं, तो ये कहते हैं कि you have to pay to me or to the order of me. So, the person who makes the order is known as drawer, or you can say maker, and he is a seller of goods. एंड द सेकेंड इज द पर्सन. तो यानी कि हमारे एग्जांपल में ए, मिस्टर ए जो है वो आपके ड्रॉर हो गए. उसके बाद द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द ऑर्डर, वो पर्सन जो कि ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि दैट यस आई विल पे द बिल इज नोन एज द एक्सेप्टर, और यू कैन से जॉय दैट इज बायर ऑफ गुड्स, यानी कि इन आवर एग्जांपल इट विल बी मिस्टर बी. एंड सी इज द पर्सन टू whom the amount is payable, यानी कि जिसको भी अमाउंट पे करना होता है, दैट विल बी नोन एज पे. नाउ पे यहाँ पर मिस्टर बी ही थे, सॉरी मिस्टर ए ही थे. अब यहाँ पर आपका मिस्टर सी भी हो सकते हैं, बिकॉज वी कैन ऑल्सो से दिस टू मिस्टर सी के मतलब मिस्टर ए ये बोल सकते हैं कि आप मिस्टर सी को पेमेंट कर दो, राइट? तो पे कौन है? जिसको अमाउंट मिलेगा. सो द ड्रॉर यानी कि ए एंड द पे मे बी द सेम पर्सन. जैसे यहाँ पे ए और ए हो सकता है कि ए ने ही बिल बनाया और ए को ही मिल रहा है, तो इट कैन बी द सेम पर्सन ऑल्सो. बट समटाइम्स द ड्रॉर में ऑर्डर द पेमेंट टू थर्ड पार्टी, तो हमारे केस में थर्ड पार्टी हो गया सी. करेक्ट. Now you can see the now here you can see the specimen, that means of the format, the bills of exchange का format होगा क्या है. इस केस में if we can talk about, तो हम देखेंगे कि हमारे केस में let's take an example, और उसके बाद आप you can see कि इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एग्जाम्पल क्या है. मतलब एक स्पेसिमैन, राम सोल्ड गुड्स टू लक्ष्मण ऑन क्रेडिट फॉर 50,000. 50,000 पे राम ने क्रेडिट पे गुड्स बेचा ऑन 1 जनवरी. पेबल आफ्टर क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स. 3 मंथ्स की क्रेडिट पीरियड के बाद इट विल बी पेड, राइट? Now on the same date, Ram draws a bills of exchange to be paid 3 months after date, यानी कि जो 3 मंथ्स होंगे वो कहाँ से होंगे? आफ्टर डेट से होंगे. एंड सेंड्स द ड्राफ्ट टू लक्ष्मण फॉर एक्सेप्टेंस. नाउ अब राम ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है लक्ष्मण की एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है? यानी कि राम हमारे केस में ए हो गया और लक्ष्मण हमारे केस में बी हो गया, जो हमने एग्जाम्पल देखा. आफ्टर लक्ष्मण एक्सेप्टेंस, लक्ष्मण की जब एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, दिस ड्राफ्ट बिकम्स अ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज. दैट इज बिल रिसीवेबल राम के लिए हो जाएगा और बिल्स पेबल लक्ष्मण के लिए हो जाएगा, ठीक है?
बिल्स रिसीवेबल राम के लिए हो जाएगा और बिल्स पेबल लक्ष्मण के लिए हो जाएगा। Now, राम नीड्स टू मेक पेमेंट टू कृष्णा। राम को कृष्णा को भी पेमेंट देना था। ठीक है, तो फॉलोइंग बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा, राम ड्रॉ हो जाएगा, लक्ष्मण एक्सेप्टर हो जाएगा और कृष्णा पे हो जाएगा। तो हमारे केस के हिसाब से राम जो है वो ए है, लक्ष्मण जो है वो बी है एंड कृष्णा इज सी। यू कैन सी हियर फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे अमाउंट आ गया, उतना था, फिर 50,000 इज द अमाउंट। चंडीगढ़ 1st January 2023, now 3 months after date, पे टू श्री कृष्णा या उसके और। अब ऐसे भी हो सकता है ना, सी भी किसी को कह दे कि यार अब बी को दे दो या ई को दे दो, तो यानी कि आप यू विल पे टू श्री कृष्णा और उनके ऑर्डर पे सम ऑफ 50,000 ओनली। उसके बाद फिर श्री लक्ष्मण आ जाएगा, बिकॉज उनके पास एक्सेप्टेंस चाहिए होगी, एंड देन यहाँ पर एक्सेप्टेड सिग्नेचर ऑफ लक्ष्मण आ जाएगा। So this was the format of modes of exchange. Now we will go to another one. Now अगर हम features of bills of exchange की बात करें, तो features of bills of exchange, uh, it is an written order। ये एक written order होगा, करेक्ट। जो इसमें ऑब्वियसली ये कोई ओरली तो होगा नहीं, तभी ये लीगल डॉक्यूमेंट तभी बनेगा क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसलिए रिटर्न तो होगा ही होगा। तो इट इज a written order। It is drawn and signed by the maker, that is drawer of the bill, as you know। यानी कि कौन होगा, ए, करेक्ट। इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू अ पर्सन। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, ठीक है। ये एक अनकंडीशनल है, कंडीशन नहीं है, कोई पे करना ही है, तो अनकंडीशनल ऑर्डर है टू द पर्सन। द स्पेसिफाइड अमाउंट इज पेबल टू द पर्सन नेम्ड इन द बिल और टू हिज ऑर्डर और टू द बेयरर। सो जो जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट होगा, दैट इज जो रुपीज जो भी थे, यानी कि 5,000 थे या 10,000 थे, दैट इज पेबल टू द पर्सन जो कि जिसका नाम लिखा होगा बिल में और टू हिज ऑर्डर टू द बेयरर। इट स्पेसिफाइज द डेट बाय विच द अमाउंट शुड बी पेड। ऑब्वियसली जैसे हमारे केस में 3 मंथ्स था, तो 3 मंथ्स फ्रॉम 2nd of September से वी विल टेक 3 मंथ्स। इट इज एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई यानी कि बी, वी विल एक्सेप्ट टू मेक इट अ लीगल डॉक्यूमेंट। लेट्स कम टू प्रॉमिसरी नोट। नाउ व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट। अगर हम प्रॉमिसरी नोट की बात करें, तो प्रॉमिसरी नोट भी बिल्कुल ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ही है, बट इसमें फर्क क्या है कि जो प्रॉमिसरी नोट है वो आपका प्रॉमिस करता है। तो यानी कि प्रॉमिसरी नोट आपका प्रॉमिसर बनाएगा। प्रॉमिसर सब कौन होता है, द प्रॉमिसर, यानी कि जो प्रॉमिस कर रहा है, दैट मीन्स मिस्टर बी। ठीक है, मिस्टर बी विल मेक दिस डॉक्यूमेंट। सो और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होती है। प्रॉमिसरी नोट क्या है, अगर हम देखें तो एज पर सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अ प्रॉमिसरी नोट, जिसको हम पी स्लैश एन और प्रो नोट भी कहते हैं, इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो ये राइटिंग में एक इंस्ट्रूमेंट होगा, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। ये बैंक नोट या करेंसी नोट की हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, एक लीगल डॉक्यूमेंट की। इसके अंदर क्या होगा, अनकंडीशनल वहाँ ऑर्डर था, यहाँ पर क्या है, अंडरटेकिंग, बिकॉज यहाँ पर इट इज मेकिंग बाय बी, है ना। तो अगर ये बी बना रहा है, तो यानी कि बी क्या कहेगा कि आई विल पे, है ना। सो अंडरटेकिंग है उसकी, ये कोई ऑर्डर नहीं देगा, ये उसकी अंडरटेकिंग है। इट इज साइंड बाय द मेकर्स, मेकर इज बी, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। सर्टेन सम कौन सी होगी, दैट इज वही 10,000 जो थी, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। किसी सर्टेन पर्सन के ऑर्डर पे ही आप पे करोगे, यानी कि या तो किसी सर्टेन पर्सन को दोगे यानी कि ए को, या उसके ऑर्डर पे किसी को दे दोगे यानी कि सी। इट इज ऑल्सो द सेम थिंग, बट डिफरेंस क्या है कि मिस्टर बी प्रोमिसरी नोट बनाएंगे एंड मिस्टर ए विल मेक बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नोट, अ promissory note कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियर। नॉट जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो आपका बियरर पे बन जाता था, है ना, लेकिन एक प्रॉमिसरी नोट नहीं बन सकता आपका बियरर पे, क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्लियर कट लिखा है कि जो प्रॉमिसरी नोट है वो आपका आ, उस पे नहीं बन सकता,
क्या कहते हैं, बियरर पे नहीं बन सकता। क्लियर है? So, let's come to the simple words definition. That is meaning a written doc unconditional promise to pay the specified amount. Now, यानी कि ये एक promissory note की definition हो गई कि it is a written unconditional promise to pay the specified amount. आप specified amount जो है वो पे कर रहे हैं unconditional. ठीक है, it is an unconditional promise कि I will pay the specified amount. And what are the parties involved? If we talk about the parties, so parties will be the person who makes the promise to pay the amount is known as the maker. Now, जो person बनाएंगे, जो person बनाएगा, वो promise करेगा कि मैं ये अमाउंट को पे करूंगा, he will be the maker. And the person जो कि पेमेंट दे रहे हैं, यानी कि जिसको पेमेंट मिलेगी, यानी कि हमारे ए केस में मेकर मिस्टर बी हो गए, और जिसको पेमेंट मिलेगी वो मिस्टर ए हो। करेक्ट? नाउ लेट्स कम टू द फीचर्स ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट भी एक राइटिंग में होता है। इट इज एन अनकंडीशनल रिटन undertaking which is to pay the specified amount, right? And it is drawn and signed by the maker, that is promisor, यानी कि A, sorry B. It specifies the name of the pay, यानी कि जिसको भी पेमेंट मिलनी है, that is Mr. A होगा। स्पेसिफाइड अमाउंट इज पेबल टू द स्पेसिफाइड पर्सन और टू हिज ऑर्डर। तो यानी कि जो स्पेसिफाइड अमाउंट होगा, यानी कि जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट होगा, 5,000 पे होगा, 10,000 पे होगा, जो भी जिस पर भी गुड्स ड्यू हुए, दैट विल बी पेबल टू द स्पेसिफाइड पर्सन और उसके ऑर्डर। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस। उनको क्या दिस इज द मेजर पॉइंट। क्या इसको कोई एक्सेप्टेंस चाहिए? नो। एज बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पता है कि ए बनाता था, बी को सेंड करता था, बी विल एक्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट तो बी ही बना रहा है ना, तो ऑब्वियसली बी विल नेवर एक्सेप्ट इट अगेन। अगर बी ही प्रॉमिस करा है आई विल पे, तो उससे एक्सेप्टेंस लेने की क्या जरूरत है? सो इसलिए इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस। सर लेकिन डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, है ना? थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही है। लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंस के प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस क्या होता है। सो प्रॉमिसरी नोट में एक तो नंबर ऑफ पार्टीज इफ वी से, तो यहाँ टू पार्टीज है, मेकर और पेयर। और यहाँ पर थ्री पार्टीज आ जाती हैं, यानी कि ड्रॉई, ड्रॉई, सॉरी ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। प्रॉमिस होता है या ऑर्डर होता है ना? सब प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है पे करने के लिए, एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है पे करने के लिए। क्या प्रायर एक्सेप्टेंस की जरूरत है? जैसे अभी हमने इसमें देखा कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव एक्सेप्टेंस ऑफ द कौन, ऑफ द मेकर, यानी कि जो बना रहा है, जो प्रॉमिस कर रहा है। और इसमें तो एक्सेप्टेंस ड्रॉई की जरूरत होती है। लायबिलिटी की अगर हम बात करें, यानी कि जो मेकर है वो उसकी एब्सोल्यूट है और प्राइमरी है, मतलब जो बना रहा है उसकी प्राइमरी मीन्स फर्स्ट, ठीक है, और सेकेंडरी मीन्स सेकेंड, ठीक है। हाँ, एब्सोल्यूट है यानी कि कोई शक नहीं है, एंड प्राइमरी है यानी कि उसकी ही लायबिलिटी है, यानी कि मिस्टर बी की है ना हमारे केस में, मिस्टर बी विल डेफिनेटली पे। अब वो कह रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सेकेंडरी है और कंडीशनल है। मतलब ना, अगर आपको पता है कि ए ने सी को भेज दिया था बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी एक हमने देखा कि ए जो है वो सी को अगर पेमेंट करनी है तो बी से वो डायरेक्ट करेंगे, दैट यू विल पे टू सी। नाउ if C will go to B to collect the payment and B have refused to pay, so who will pay? A, correct? So A की जो liability है to pay the amount is secondary, because A तभी उसकी liability create होगी जब B पे नहीं करेगा।
सो बी की लायबिलिटी प्राइमरी है ऑब्वियसली, लेकिन ए की सेकेंड, तो इसलिए यहाँ बोला गया कि सेकेंडरी, मेकर की जो बना है। उसके बाद अगर हम रिलेशन की बात करें तो द मेकर ऑफ द प्रोमिसरी नोट स्टैंड इन इमीडिएट रिलेशन विद द पेइंग। जो प्रोमिसरी नोट का जो मेकर है, जो बना रहा है, यानी कि बी, उसका इमीडिएट रिलेशन होगा पेई के साथ, यानी कि उसने उससे गुड्स वगैरह परचेज करा हुआ है, सेल करा हुआ है, मतलब इन दोनों का आपस में सेल परचेज का रिलेशन होगा। जबकि द मेकर और ड्रॉअर ऑफ एन एक्सेप्टेड बिल स्टैंड्स इन इमीडिएट रिलेशन विद द एक्सेप्टर एंड नॉट द पे, है ना। सो जो मेकर है, जो यहाँ बनाएगा, उसका रिलेशन, यानी कि ये ए हो गया, ए का रिलेशन किससे होगा, इमीडिएट रिलेशन उसका बी से होगा। जरूरी नहीं है कि सी से हो, अब मतलब इन एसेंस अगर सिर्फ सी है तो इसका रिलेशन तो है, बट अगर सपोज सी भी आगे फॉरवर्ड कर दे डी को, ई को, एफ को, सो इज नॉट रिलेटेड टू डी, ई एंड एफ ना। सो इसलिए उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप माइट बी पे के साथ ना हो, बट एक्सेप्टर के साथ जरूर होगा। ये क्या लिखा है, वो डिसऑनर। डिसऑनर, व्हाट इज डिसऑनर? डिसऑनर मीन्स ऑनर ना करना किसी बिल को, यानी कि अगर मैच्योरिटी डेट पर सपोज बी मना कर दे टू पे, इफ बी विल नॉट पे ऑन द मेच्योरिटी डेट, तो जो हमारा बिल होता है, हम उसको डिसऑनर ऑफ द बिल बोलते हैं। तो इसका नोटिस जो होगा वो आप मेकर को भेजोगे कि भाई आपने पेमेंट नहीं करी, ठीक है, टू द मेकर, नॉट नेसेसरी बट टू बी गिवन बाय द होल्डर टू ऑल द लायबल पर्सन, यानी कि जो नोटिस ऑफ डिसऑनर है वो मेकर को जाए या ना जाए, ये जरूरी नहीं, बिकॉज एक बात बताओ, बी, बी ने ही बनाया होगा, तो बी ने तो मना करा होगा ना कि आई विल नॉट पे, तो इसलिए बी को फिर से नोटिस भेजने की क्या जरूरत है। सो दैट मीन्स कि बी को नोटिस भेजना ऑफ द डिसऑनर इज नॉट नेसेसरी, बट यहाँ पर इट हैज टू बी सेंड बाय द होल्डर, जिसके पास भी बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, डी, ई, एफ, वो सारे के सारे लायबल पर्सन को भेजेगा। पेबल टू द बियरर, तो ये तो ड्रॉ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नेगोशिएबल राइट में क्लियर कर लिखा है कि पेबल टू द बियरर नहीं हो सकता, एंड इट कैन बी डन, बट इन केस ऑफ पेबल ऑफ बियरर ऑन डिमांड इट इज नॉट। ये हम अभी आगे देखेंगे, तो वाला point। Let's go to further. This is now. अब अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आते हैं, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की रिकॉर्डिंग कैसे होती है, यानी कि अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्डिंग होती है, और प्रॉमिसरी नोट्स की। तो व्हेन वी टॉक ऑफ बिल्स, तो वी इंक्लूड प्रॉमिसरी नोट्स आल्सो, क्लियर। तो यानी कि अब हम जब भी बिल्स की बात करेंगे, तो वहां पर हम प्रॉमिसरी नोट्स के बारे में भी सोचेंगे। दैट मीन्स एज आई सेड कि दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है। सो अ पार्टी विच रिसीव्स अ प्रॉमिसरी नोट, जो रिसीव करता है प्रॉमिसरी नोट, यानी कि या रिसीव करता है एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि ए, है ना। ए के लिए क्या होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज न्यू एसेट, नया एसेट माना जाएगा, एंड इन द नेम ऑफ बिल रिसीव। बट अगर कोई पार्टी इश्यू करती है प्रॉमिसरी नोट या एक्सेप्ट करती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो उसके लिए इट विल बी ट्रीटेड एज न्यू लायबिलिटी। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। जो हमने भी एग्जांपल दिया था कि मिस्टर ए सेल्स गुड्स टू मिस्टर बी, राइट, at rupees 10,000. Let's take an example. Now we will journalize in the books of A and in the books of B also. ठीक है। सो अगर मिस्टर ए ने गुड्स सेल करे हैं मिस्टर बी को, तो व्हाट विल बी द एंट्री,
मिस्टर ए की बुक्स में हो जाएंगी मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, correct? That will be the journal entry. Mr. B account debit to Mr. Sale to sales, and Mr. B की books में purchases account debit to Mr. A. As you all know, Mr. B जो है वो debtor है and sales is an income, and Mr. B के लिए purchase is an expense, and Mr. A will be liability. So when liability will be created, it is credited. Now after that क्या हुआ कि Mr. A ने as you know एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया तो मिस्टर बी, एंड मिस्टर बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, राइट? सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? नाउ एज आई सेड कि मिस्टर ए के लिए ये एसेट है, मिस्टर ए के लिए एसेट है, तो यहाँ पर बिल रिसीवेबल आ जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। इसका मतलब यहाँ पर वन एसेट इज इंक्रीज्ड एंड अनदर एसेट इज डिक्रीज्ड। क्लियर? सेम इज विद द same is with the with Mr. B, it will be treated as liability, है ना? So Mr. A account debit to bills payable account. Fine. So bills receivable to Mr. B, यानी कि एक एसेट इंक्रीज हुई, एक एसेट डिक्रीज हुई, और यहाँ पे एक लायबिलिटी डिक्रीज हुई और एक लायबिलिटी इंक्रीज हुई। अब सर अगर डिपॉजिट आएगा यानी कि मिस्टर बी विल पे टू मिस्टर ए, तो ड्यू डेट पर क्या होगी एंट्री? व्हाट विल बी द एंट्री? द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल and here it will be bills payable to cash account, right? It will be bills payable to cash account. So it will be जो भी अमाउंट था 10,000। तो यानी कि अगर मिस्टर ए को 10,000 रुपीज रिसीव होंगे, सो कैश डेबिट हो जाएगा, दैट मीन्स एक एसेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और एक एसेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सेम इज विद मिस्टर बी ऑल्सो, यानी विल पे, तो उनकी एक लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और एक जो उनकी एसेट है वो चली जाएगी, करेक्ट? सो दिस वाज आवर class in which we have studied what is bills of exchange, what is promissory note, and its accounting treatment also, but the simplest case. Thank you so much.